चलें अब पूछिए जी। सर ये जो C4 साइकिल है इसके अंदर C3 भी होता है और C4 भी होता है। नहीं, आपने गड़बड़ कर दिया। ये तो कुछ कॉमन सेंस की चीजें होती हैं। आपने ये कहा कि C4 साइकिल के अंदर C3 भी होता है, आपने ये कहा। ऐसा नहीं यस है। सर। C4 प्लांट्स में C4 साइकिल भी चल रहा है और C3 साइकिल भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, दोनों इकट्ठे हैं, दोनों हो रहे हैं। ये है जी सर, वर्डिंग। अगर दोनों हो रहे हैं तो फिर इसके अंदर हमने पढ़ा है कि C4 के अंदर बिस्को एब्सेंट है, तो अगर C3 भी इसके नहीं अंदर है तो नहीं फिर तो नहीं नहीं एब्सेंट। नहीं नहीं, आपने कहाँ पढ़ा है? मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया जो आपने कहा। आपने ये कहा है कि C4 में रुबिस्को एब्सेंट है। मैंने कब बोला है? मेरी वीडियोस मौजूद हैं सारी की सारी। ये साबित कर दीजिए मैंने कहा। अगर ये आपकी बुक ने कहा तो मेरा कोई कसूर नहीं है, जो बुक आपके पास है। सर मैं कल बुक से पढ़ रही थी तो उसमें लिखा होता है, इसलिए मैं आपसे ना बेटा, कंफर्म कर रही ये थी। आपकी बुक ने लिखा है, मैंने नहीं। वो बुक मैंने लिखी हुई है, आपकी बुक जी मैंने नहीं सर। लिखी हुई है। और ये पूरी क्लास बैठी हुई है, क्लास से पूछते हैं क्या ये एक स्टेटमेंट मैंने कहीं दिया है? नहीं कहा। नहीं तो सर, मैंने आपकी बात नहीं की, मैं तो बस ना पूछ रही थी। नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैं ये बात बहुत पहले बता दी थी कि आप लोग चूंकि सिर्फ एक बुक को फॉलो करते हैं, अब वो आपकी किस्मत है कि वो कैसी है, उसमें क्या कुछ है। और जी सर। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि डेफिनेटली आपको उतनी स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सिलेबस को कवर कराऊँ। उसमें पिन पॉइंट नहीं होगा कि मैं फलां बुक से कर रहा हूँ, बल्कि जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं मैं उनको फॉलो नहीं कर रहा होता। मुझे और चीज़ों को अदर एंगल से देखना होता है और उसको कंप्रीहेंसिव। आप कंपेयर करें जो आपके पैरेलल क्लास चल रही है, आप मेरे किसी एक लेक्चर को उनके साथ कंपेयर करके देख लें। मैं एक एक चीज़ को दो दो लेक्चर, तीन तीन लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो बस का आधा चैप्टर को एक ही लेक्चर के अंदर कवर कर लेते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये आपको देख लीजिए जी। और कोई जी क्वेश्चन? सर। किसी और का कोई और क्वेश्चन? नो सर, मेरे हाँ जी, इरम सवाल पूछती होती है जी, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत खराब आती है नेट से। किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे की तरफ चलेंगे जी। और कल हमने इसी प्रोसेस को स्टडी किया था कि हाँ, उसमें चंद एक पॉइंट्स जो खास समझ के हमने वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये पॉइंट्स क्योंकि कल हमने इसके एनाटॉमी का जिक्र कर लिया था। वो कौन से पौधे हैं जिनमें होता है, इसमें क्या कुछ होता है, रिएक्शन क्या होते हैं। पहली चीज़ उससे पहले बनती है ऑक्सैलिक एसिड, और फिर इससे कन्वर्शन हो के बाकी और कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं उसका जिक्र तो कल थोड़ा सा हुआ था मेरे ख्याल में। आज कुछ उनका जिक्र होगा और फिर इसके फ़ायदों का जिक्र करेंगे हम स्पेसिफिकली। इससे कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं और साइंटिस्ट अब इससे क्या फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। ये सारा कुछ हमारा टॉपिक होगा जी आज के रेफरेंस से। सबसे पहले तो चलें, मैं सिर्फ दो तीन रिएक्शन का जिक्र कर रहा हूँ, अपनी बुक्स को चेक कीजिए। कल जो मेन रिएक्शन था C4 साइकिल के अंदर, C4 प्लांट्स के अंदर, वो ये था कि ये पौधे, मेरी वर्डिंग में फर्क हो सकता है, दोबारा चेक कर लीजिए। मैंने ये कहा था कि CO2 प्लस वाटर, और ये रिएक्ट करते हैं पेप के साथ, और CO2 प्लस वाटर खुद रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड आयनाइज होके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनते हैं, और वो बाइकार्बोनेट आयन भी शो हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास बुक कौन सी है। अब वो CO2 प्लस वाटर शो किया गया हो या बाइकार्बोनेट शो किया गया, जब वो पेप से रिएक्ट करते हैं जो चीज़ बनती है वो है जी ऑक्सैलिक एसिड, जो कि 4 कार्बन एसिड है, और वो फॉस्फेट की नॉन फॉस्फेट सेपरेट हो जाता है जो कि पेप के अंदर मौजूद है। ये हमारा बेसिक स्टेप। अब इसके बाद बहुत से रिएक्शंस होते हैं, चेक कर लीजिए आपकी बुक ने मेंशन किए हैं कि नहीं किए हैं। मैं सिर्फ चंद स्टेप्स को शो कर रहा हूँ। एक पॉसिबिलिटी, ऑक्सैलिक एसिड सेल के अंदर मौजूद एलानिन के साथ, एलानिन अमीनो एसिड मिलके कन्वर्ट हो जाता है। एलानिन में 3 कार्बन हैं और OA में 4 है, 4 साथ। इसके टूटने से एस्पार्टिक एसिड और पायरुविक एसिड बन जाते हैं। आप इन लफ्जों से पहले से वाकिफ हैं। एस्पार्टिक एसिड प्लस पायरुविक, एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, यही ऑक्सैलिक एसिड NADPH2 के साथ रिएक्ट करके मैलिक एसिड और NADP में कन्वर्ट हो जाता है। मैलिक एसिड के नाम से भी आप लोग वाकिफ हैं, यानी इसका मतलब हुआ कि इस OA से आगे मैलिक एसिड, पायरुविक एसिड, L एस्पार्टिक एसिड और कुछ और चीजें भी आगे बन सकती हैं। ये अदर रिएक्शंस जो थी। और अभी जैसा कि हिना ने क्वेश्चन उठाया था, पॉइंट आउट किया था, डिपेंड करता है कि आपकी बुक ने उसको किस लिहाज से, किस तरह से बयान किया हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ ऑथर्स ने इसको मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्लेन किया होगा।
और वो ये है, दोबारा याद रखिएगा कि जो ये पौधे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, यानी C4 प्लांट, C4 प्लांट के लिए एक स्पेशल लफ्ज़ मैंने डिस्कस किया, लेकिन एक पॉइंट ये भी मैंने कल पॉइंट आउट कर दिया, दोबारा वर्क कर लीजिएगा। मैंने कहा था कि C4 प्लांट्स की भी आगे टाइप्स हैं, इनमें आगे डिटेल्स में बहुत डिफरेंस है। हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है शुगर केन और मेज़, उसके लिहाज से डिस्क्रिप्शन जो है वो एक्सप्लेन हो रही है। जो इसकी वैराइटीज़ हैं, जो अदर वैराइटीज़ हैं, उसके लिहाज से एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा रही है, याद रखिएगा इस पॉइंट। बहरहाल जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो खास खसूसियात है, मैंने कल भी पॉइंट आउट किया था, ये वाला पॉइंट था कि ये पौधे जो C4 प्लांट हैं, शुगर केन और मेज खास तौर पर, साइंटिस्ट ने जब इनको स्टडी किया तो चंद चीज़ें बड़ी अहम सामने आई। नंबर एक, पहली चीज़ ये है कि ये बहुत थोड़ी सी भी CO2 हो तो उसको एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और उसको शुगर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इनकी एफिशिएंसी इस सिस्टम में ज़्यादा है। ये दोबारा गौर कीजिएगा, कम मिकदार में मौजूद CO2 को भी एब्जॉर्ब करके ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो C4 साइकिल है, ये C3 का हेल्पिंग साइकिल है। CO2 को फिक्स इसने कर दिया है और आगे कन्वर्शन जो है वो ऑटोमेटिकली होती रहेगी। यानी बाकी याद रखिएगा, जो रूबिस्को का रोल था वो था स्पेसिफिकली वो काम करना, जिसको क्या कहते हैं हम, CO2 को फिक्स करना। यहाँ पे CO2 को फिक्स करने का काम जब ये OA बना है उस वक्त पहले ही हो चुका है। यूं समझिए कि उस रिएक्शन को बाईपास किया गया है जो रूबिस्को की वजह से हो रहा था। रूबिस्को की कुछ खामियां हैं और वो खामियां इन C4 प्लांट में नहीं होती, क्योंकि ये एक्स्ट्रा CO2 को फिक्स करते रहते हैं। और इसको मैं अभी आगे जिक्र करूंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये पॉइंट मजीद जहाँ तक एक सेपरेट पर्सन से रिलेटेड है, उसके साथ इसको मैं रिलेट करूंगा थोड़ी देर बाद। ये तो हो गया जी एक हिस्सा। सेकंड, आपको याद होगा बात हो चुकी है कि C4 प्लांट जो है वो ज़्यादा गर्म इलाकों में, ट्रॉपिकल, सेमी ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। ये ठंडे इलाकों में ग्रो नहीं करते हैं। और उसकी रीज़न स्पेसिफिक जो है, और वजह है कि इस इलाके में लाइट ज़्यादा होती है, रोशनी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। ये गर्मी और लाइट को बर्दाश्त भी कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन अगर कम लाइट हो तो तब भी ये उतनी ही एफिशिएंसी के साथ वो कुछ कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा लाइट में कर रहे हैं, इनको लाइट के कम ज़्यादा होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसकी भी यूटिलाइजेशन आगे देखेंगे, इसका क्या फ़ायदा है, इससे क्या फ़ायदा हासिल किया जा रहा है। दो हम पॉइंट्स हो गए। अब वो पॉइंट, ये जो फ़ायदे के लिहाज से पॉइंट हो रहा है, मैं वो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। आई एम श्योर कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आपके सिलेबस में फोटो रेस्पिरेशन शामिल नहीं है, आपके जो सिलेबस है उसमें उसने फोटो रेस्पिरेशन इसके साथ शो नहीं की, आपकी बुक्स में होगी, मेरा ख्याल में आपकी बुक्स में फोटो रेस्पिरेशन दी हुई होगी इस चैप्टर में। जी, चेक किया कि हम चैप्टर को तो नहीं अभी तक? एनीवन? कोई जवाब नहीं आ रहा, क्या मसला है? क्या आपने अपने बुक का जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ के देखा है कि नहीं देखा है? क्या उसमें उसी चैप्टर में फोटोसिंथेसिस के आगे, दरमियान में करके या आखिर में करके कहीं पे फोटो रेस्पिरेशन का टॉपिक दिया हुआ है कि नहीं दिया? नहीं सर, दिया हुआ। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं, दोबारा बोले तो है। सर मैं कह रहा हूँ कि नहीं दिया हुआ फोटो रेस्पिरेशन का। दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ सर। नहीं दिया हुआ। चलें, अगर नहीं है तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इस टॉपिक जी को सर। आप अपने FSC की बुक से देख सकते हैं। आपकी FSC बायोलॉजी की जो बुक थी जी उसमें सर। फोर्सेस वाला चैप्टर जो था उसमें, या रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, चैप्टर 13 है गालिबन रेस्पिरेशन वाला, फर्स्ट ईयर का, वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन का टॉपिक मौजूद है। बहुत मुख्तसर है, लेकिन हमें उसकी डिटेल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये पॉइंट, मैं वो पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेजॉरिटी प्लांट, C3 प्लांट की बात हो रही है, गर्मी के मौसम में दिन के वक्त दोपहर के टाइम पे, आपको याद है जब गर्मी का मौसम हो, तो आजकल अगरचे पाकिस्तान में हालात कोरोना की वजह से खराब हैं, लेकिन ओवरऑल मौसम इतना खराब नहीं है, इतनी गर्मी नहीं है जितनी कि होती है जून में शीत गर्मी होती है। आजकल इतनी गर्मी होती है, किसी को याद हो कि गर्मी का मौसम हो, जून का महीना हो, धूप निकली हुई हो, दोपहर 12 बजे का टाइम हो और बंदा धूप में खड़ा हो, तो उस बंदे के साथ क्या हो रहा होगा? पंजाबी में उसको क्या कहें? जी, धन्यवाद। इसे सर कहते हैं कि ता लग गया है। हाँ जी, चलो ठीक है, एक अखबार ठीक है, और कुछ चीज?
चलें, मैं एक आसान सी वर्डिंग बोल रहा हूँ। शदीद गर्मी हो तो अच्छे खासे बंदों की मत मारी जाती है। जब सर को ज़्यादा गर्मी लग रही हो, यही वजह है कि गर्मी के मौसम में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। बंदा धूप में खड़ा होगा, ऊपर के एक बंदा ट्रैवल करने के लिए खड़ा हुआ है, बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है। अक्सर ही बस स्टॉप में साया नहीं होता है, धूप धूप होती है, और जब भी कोई वैगन या बस आती है तो लोग एक दूसरे से लड़ने मरने पे तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे कतार बनाने का रवाज ही नहीं है, और वजह वही है कि जहालिस्तान और पढ़े लिखे जाहल बहुत कॉमन आपको नजर आएंगे यहाँ। जब दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं है, जितने भी तरक्की याफ्ता मालिक हैं, महजूब मालिक हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। लोग आते हैं जिस तरतीब से आते हैं, कतारों में खड़े होते हैं और अपनी बारी पे सवार होते हैं। धींगा मुश्ती का रवाज सिर्फ हमारे यहाँ है, हर चीज धींगा मुश्ती से होती है। जी, बहरहाल जो बात चल रही थी कि जो आम पौधे हैं, मेजॉरिटी जो पौधे हैं, उनमें रूबिस्को फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि CO2 को फिक्स करता है। अब मैं दोबारा उसके स्टार्ट की तरफ जा रहा हूँ। ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन बयान किया था कम से कम शुरू में। रूबिस्को, रिबुलोज, बिस्फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, जो आखिरी दो लफ्ज हैं, और मैंने एक बार भी बोला था कि इट इज एरोस्टेटिक एंजाइम। इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये CO2 के साथ भी अटैच हो सकता है, CO2 को फिक्स कर सकता है, और ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर ऑक्सीजन को भी फिक्स करता है। और जब गर्मी का मौसम होता है दोपहर के टाइम पे, तो उस वक्त ये बजाय CO2 को फिक्स करने के काफ़ी ज़्यादा, फर्ज कीजिए अगर 100 एंजाइम का मालिक्यूल पड़े हैं, तो कम अज़ कम 25 मालिक्यूल बजाय CO2 के साथ अटैच होने के ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेते हैं और ऑक्सीजन को फिक्स कर देते हैं, यानी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, और वो जो प्रोसेस होता है उसको फूड रेफ्रिश कहते हैं। उसके एंड पे CO2 पैदा होता है। अब बाज़ाहिर ये लगेगा कि पौधा ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है, CO2 को पैदा कर रहा है और ATP खर्च कर रहा है। इसका मतलब है पौधा बेवकूफ़ी कर रहा है। और जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था, जैसे बंदों की मत मारी जाती है हमारे यहाँ, तो ऐसे गर्मी के मौसम में पौधों की भी मत मारी जाती है। रिजल्ट क्या निकलेगा? फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, पौधे की ग्रोथ भी कम हो जाएगी। ये नुकसान है C3 प्लांट्स का। अब साइंटिस्ट क्या चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि अगर हम उन पौधों में, जिसमें गंदम चावल भी शामिल है क्योंकि वो भी C3, और दूसरे जो भी आपके रिक्वायर्ड पौधे हैं जो C3 प्लांट्स हैं, अगर हम C4 साइकिल्स की जीन्स इन पौधों में ट्रांसफर कर दें, आप लोग समझते हैं GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अगर हम हैशटैग साइकिल की वो तमाम रिक्वायर्ड जीन जो कि इन पौधों में वो चेंजेस पैदा कर दें, यानी इनके अंदर भी बर्डलशी सेल डेवलप हो जाएं और दोनों प्रोसेस साथ साथ चलना शुरू हो जाएं, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? इन पौधों की एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी, और फिर ये कम लाइट में भी और कम CO2 में भी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ, चूँकि एफिशिएंसी ज़्यादा है C4 वाले प्लांट्स की, ये है जो साइंटिस्ट जो करना चाह रहे हैं। अब हमारे दोनों टॉपिक C3 को हमने पहले पढ़ लिया, C4 को हमने मुकम्मल पढ़ लिया, डिस्कशन के साथ पढ़ लिया। अब आखिरी हिस्सा है कंपैरिजन। ये कंपैरिजन, ये चूँकि मैंने तकरीबन तमाम पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, अब आगे आपकी हिम्मत है जी कि आप किस तरह से इस कंपैरिजन को करेंगे, और ये आपका आप होमवर्क समझिए जी, ये आपका होमवर्क है ताकि आप भी कुछ ना कुछ करें। मैं क्योंकि पहले कह चुका हूँ कि मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है जब से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। पहले तो चूंकि मैं क्लास में होता था, इन जनरल सबको देख रहा था कौन बैठा क्या कर रहा है, लेकिन अब मुझे बिल्कुल यही लगता है, ये सिर्फ आपकी क्लास की बात नहीं, ओवरऑल सब क्लास में ऐसे ही हो रहा है कि क्लास में मुझे तो यही महसूस होता है कि क्लास में सिर्फ 3, 4 या 5 बच्चे हैं और बाकी स्टूडेंट्स नहीं है कुछ और, क्योंकि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर। जब क्लास में स्टूडेंट कुछ कर ही ना रहे हों, ना पूछ रहे हों ना बता रहे हों, इसका मतलब है they have no interest in studies। आपकी क्लास में वही 4 या 5 बच्चे हैं जो कुछ शो करते हैं कि ये वो मौजूद हैं क्लास में, वो पढ़ के आए हैं या पढ़ना चाहते हैं, बाकी तो मुझे लगता है कि सारे अल्लाह में की तरह हैं। जी, कंपैरिजन आप खुद करेंगे और उसको फिर हम डिस्कस कर सकेंगे बाद में जब आप खुद कर लेंगे कंपैरिजन। जी, सिलेबस किसी के सामने है जी, हम कहाँ तक पहुँचे हैं?
सर रिस्पिरेशन का चैप्टर शुरू करना है। जी आपने बात सर जी जी C2 नहीं करते हैं आपकी बात क्लियर नहीं है जी, दोबारा बोलिए। सर C2 साइकिल नहीं करना C2 प्लांट्स। आपके सिलेबस में जो वर्डिंग है, मेरे सिलेबस पकड़ लिया जी, मेरे हाथ में सिलेबस है इस वक्त, उसमें जो भी हमने जो वर्डिंग है मैं वो लिख रहा हूँ। डार्क रिएक्शन, कैलोन साइकिल, डिफरेंस बिटवीन C2 एंड C3 प्लांट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब इसने सिलेबस में C2 C3 लिखा हुआ है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सब के अंदर सर आया आपको C2 भी आया हुआ है। जी सर, कंपैरिजन है C2 और C3 का। ये कब आया हुआ है बताइए? सर 2019 में। 19 में आया हुआ। चलिए सुन लीजिए, ये मिस्टेक है किसी की, क्योंकि अक्सर बेशतर किताबों में C2 प्लांट्स का जिक्र नहीं है, और मेरे ख्याल में आपकी बुक में भी जिक्र मौजूद नहीं होगा। ये चूंकि वो उनकी कुछ इम्पोर्टेंस, दोबारा बताइए क्या कहा आपने? सर कारवा में है C2 का जिक्र है, साइकिल आई थिंक है C2 का। चलो ठीक हो गया। ये मैंने इसलिए पूछा था, मैंने अभी सवाल पूछा थोड़ी पहले कि क्या आपकी बुक में फोटो रेस्पिरेशन का जिक्र है कि नहीं है? क्या आपकी बुक में फोटो रेस्पिरेशन का जिक्र है जी कि सर नहीं है? है, नहीं बुक में है फोटो रेस्पिरेशन। आपके पास कौन सी बुक है? चूंकि ताहर ने कहा कि नहीं है जी, सर कारवान वाली बुक में ही है। कारवान वाली बुक में मौजूद है। चलो ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। याद रखिए कि चूंकि मैंने फूड रेस्पिरेशन को बिल्कुल मुख्तसर तौर पर आपके सामने बयान किया और कह दिया था कि अगर आपकी बुक में नहीं है तो चेक कर लीजिए। अब मैं दो तीन नाम मुझे और बोलने पड़ेंगे जो कि अब आपने बताना है कि आपकी बुक में है कि नहीं है, चूंकि सिलेबस में तो वो नहीं है। सिलेबस में मेरा ये ख्याल है, जहाँ पर उसने C2 C3 लिखा हुआ है, सिलेबस में यहाँ पे C3 C4 था, ये गलती से इन्होंने शायद लिख दिया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 19 में ये क्वेश्चन आया है, मे बी किसी ने लेटेस्ट ये चेंज किया है। यही वजह है कि जो आम बुक्स है जो आपके पास है मेरे ख्याल में, उनकी मेजॉरिटी में C2 का जिक्र नहीं है। और जो कंपैरिजन है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, वो C4 में बता चुका हूँ कि C4 की क्या अहमियत है, मैंने उसको पहले से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन मुझे अब दो नाम बयान करने पड़ेंगे, टॉपिक हमारा फिर गड़बड़ हो जाएगा, रिट्रैक हो रहे हैं हम। याद रखिएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और ग्रुप है पौधों का, उसका नाम है कैम प्लांट, CAM। अब ये ना सिलेबस में है, और चेक कर लीजिए आपकी बुक बल्कि आपकी बुक्स में है कि नहीं। बुक में है कैम। ठीक, अब सिलेबस में कैम प्लांट का नाम नहीं है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे हम अगर C2 फर्ज कर लेते हैं कि C2 है, तो फिर C4 सिलेबस में नहीं। गौर कीजिएगा कि अगर हम यही समझते हैं कि ये C2 C3 का कंपैरिजन पूछा है इसने, तो फिर C4 सिलेबस में नहीं है। अगर सिलेबस को सामने रखें तो CAM प्लांट सिलेबस में नहीं। अब इसका मतलब हो गया कि सिलेबस ठीक नहीं है या किताबें ठीक नहीं, गड़बड़ तो होगी ना, सिलेबस के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ मौजूद है। अब जो टॉपिक आपने पूछा है C2, और ज़ाहिर फिर इसके साथ मुझे जो कैम प्लांट है उनका जिक्र करना पड़ेगा। ये एक सेपरेट क्वेश्चन होगा, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको स्टॉप कर